भारत में भगवा दल का परचम है और 2023 में 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव, 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और केंद्र से भगवा दल को हटाने के लिए विपक्ष किसी भी हद तक जाने को तैयार है। भारत के भावी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने के लिए अब विदेशी ताकतें भी अपना जोर आजमा रही हैं। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक ऐसी साजिश चल रही है जिसमें विदेशी भी शामिल हैं। ये साजिश है 2024 लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी को रोकने की। नई दिल्ली से लंदन तक कुछ ऐसी सीक्रेट बैठकें और मुलाकातें हुई हैं जिसके बाद इन खबरों ने और जोर पकड़ लिया है। ऐसा माना जा रहा है कि सारी बैठकों में 2024 का लोकसभा चुनाव भी अहम मुद्दा है और बैठकों में यह चर्चा की गई है कि आखिर 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी को कैसे रोका जाए। इस पूरी खबर का खुलासा द संडे गार्डियन न्यूज़पेपर में किया गया है। इसकी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कुछ डिप्लोमैट्स और कुछ भारतीय भी इस पूरी योजना का हिस्सा हैं। तो वहीं द संडे गार्डियन अखबार ने यह दावा किया है कि पिछले 3 महीनों में लंदन से लेकर राजधानी दिल्ली तक अलग अलग बैठकें की जा चुकी हैं। पिछले 3 महीनों में 3 बैठकें सिर्फ दिल्ली में हुई। इन बैठकों में जिन मुद्दों पर चर्चा हुई उनमें मोदी सरकार की कमजोरियों को हाईलाइट करना, सरकार के खिलाफ नेगेटिव परसेप्शन बनाना, 2024 चुनाव से 6 महीने पहले सरकार के खिलाफ बड़ा कैंपेन चलाना शामिल है। मीटिंग्स में पूरा जोर इसी बात पर रहा कि कैसे 2024 में पीएम मोदी को हराया जाए। द संडे गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक इसमें सितंबर महीने में पीएम मोदी के खिलाफ 180 दिन का मेगा कैंपेन चलाने पर भी योजना बनाई गई। इस कैंपेन में पीएम मोदी के खिलाफ लोगों के बीच नेगेटिव परसेप्शन बनाने की कोशिश की जाएगी। पीएम मोदी के कार्यकाल और उनकी जन सरोकार वाली सोच से अब विदेशों के कई संगठनों को चिंता होने लगी है। आखिर कैसे भारत आत्मनिर्भर होकर अपने देश में सब कुछ बनाने की तैयारी में है, फिर हेलीकॉप्टर हो या विदेशी मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग हो, तो कोई कितना भी जोर लगा ले, लेकिन आज देश के हर घर में मोदी है, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। मंगलवार को सुबह राजनीतिक राजधानी और आर्थिक राजधानी में अचानक से हलचल तेज हो गई। थोड़ी देर बाद समझ आया कि इस हलचल की आवाज तो दोनों ही जगह प्रोपेगेंडा करने वाली बीबीसी के दफ्तर से आ रही है। थोड़ी देर बाद ही पूरे देश को पता चल गया कि बीबीसी के दिल्ली, मुंबई समेत 20 ठिकानों पर आयकर विभाग का छापा पड़ा है। जैसे ही आयकर विभाग की टीम बीबीसी दफ्तर पहुंची तो पहले तो बीबीसी के दफ्तर में उपस्थित बीबीसी के कर्मचारियों ने दरवाजा खोलने से मना कर दिया। फिर जब आयकर विभाग ने सख्ती दिखाई तो दरवाजा खुला और उसके बाद जो बीबीसी के कर्मचारी दरवाजा तक नहीं खोल रहे थे, उन्होंने बयान जारी कर कहा कि हम आयकर विभाग के साथ सहयोग कर रहे हैं। आयकर विभाग के दावों के अनुसार ये छापा विदेशी फंडिंग में बरती जाने वाली अनियमितताओं के कारण हुई है। विभाग अपनी जांच कर रहा है। आयकर विभाग ने जैसे ही छापा मारा उसके बाद तो मानो विपक्षी पार्टियों में तहलका ही मच गया। सभी विपक्षी दलों के बड़े राजनीतिक दल तो बीबीसी का पक्ष उसके प्रवक्ता की तरह रखने लगे। तमाम विपक्षी दलों में इतना डर बैठ गया कि अगर बीबीसी की कोई पोल खुल गई तो बीबीसी पर संवैधानिक चाबुक चल गया तो देश और विदेश में उनका एजेंडा कौन आगे बढ़ाएगा। विपक्षी दल तो ऐसे तिलमिला गए कि बीबीसी प्रोपेगेंडा और इन विपक्षी दलों का एजेंडा दोनों ही एक हो। सबसे पहले बयान देते हुए कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने इस रेड की टाइमिंग पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि विनाशकाले विपरीत बुद्धि। उसके बाद देश की सबसे कथित ईमानदार पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि मोदी जी, आप तो तानाशाही की पराकाष्ठा पर उतर आए। पहले बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर बैन लगाया, अब उनके दफ्तरों पर छापा। मत भूलिए मोदी जी, हिटलर की तानाशाही का भी अंत हुआ था, आपकी तानाशाही का भी अंत होगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार बीबीसी की सच्ची पत्रकारिता से डर गई है। इन सभी विपक्षी नेताओं को जवाब देने के लिए भाजपा की तरफ से मोर्चा संभाला भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने। भाजपा प्रवक्ता ने विपक्ष और बीबीसी की पोल खोलते हुए कहा कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन को विश्व का सबसे भ्रष्ट बकवास कॉरपोरेशन करार दिया और कहा कि इस मीडिया समूह के खिलाफ आयकर विभाग का जारी सर्वे ऑपरेशन नियमों और संविधान के तहत है। भाजपा ने बीबीसी पर भारत के खिलाफ जहरीली रिपोर्टिंग करने का आरोप लगाया और कहा कि उसका दुष्प्रचार और कांग्रेस का एजेंडा साथ साथ चलता है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए आयकर विभाग की कार्रवाई की कांग्रेस द्वारा की गई आलोचना की निंदा की। कहा कि सरकारी एजेंसी को अपना काम करने देना चाहिए। विपक्ष के विरोध के दिवालियापन का आलम यह है कि एक विदेशी संस्था के भ्रष्ट कृत्य को बचाने के लिए अपने ही प्रधानमंत्री के विरोध पर उतर आए हैं। देश में इन दिनों कई मुद्दों ने तूल पकड़ रखा है। जहां एक तरफ बीजेपी लगातार विपक्ष की पोल खोलने में लगी है, फिर वो आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस या फिर टीएमसी, क्योंकि देश में चुनावी दंगल छिड़ चुका है और सभी दल जनता को लुभाने में जुटे हैं। जहां एक तरफ विपक्ष लगातार अडानी मामले पर बीजेपी को घेरने में लगी है, राहुल गांधी अडानी मामले पर मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने भी अडानी मामले पर कांग्रेस को घेरा है, वो भी पूरे सबूत के साथ। लेकिन इस मुद्दे पर राहुल गांधी चुप्पी साध चुके हैं। राहुल गांधी उसी मुद्दे पर बोलते हैं जो उन्हें सियासी तौर पर सूट करता है।
हालांकि बीजेपी में भी कांग्रेस और राहुल गांधी को एक्सपोज करना शुरू कर दिया है। दरअसल अडानी मसले पर आरोपों का सामना कर रही भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर जोरदार पलटवार किया। देश भर में अडानी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही कांग्रेस को राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ ने पाखंडी कहा है। उन्होंने कहा कि एक तरफ कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है तो दूसरी तरफ नियमों का उल्लंघन करके उद्योगपति को कोयला खरीद टेंडर सौंप रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार 85,000 बीघा जमीन दे चुकी है और 75,000 बीघा सौंपने की तैयारी में है। जहां अपना गला चीर कर सदन में राहुल गांधी ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि बीजेपी और अडानी भाई हैं, तो अब इस मुद्दे पर राहुल गांधी को क्या हो गया है, मानो कि जैसे उनको सांप सूंघ गया हो। इस मुद्दे पर मौन व्रत रखे हुए राहुल गांधी के बयान का इंतजार पूरे देश को है। आपको बता दें, राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस ने उन्हें सबसे महंगा कोयला टेंडर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य में सबसे ज्यादा बिजली महंगी हो गई। भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि महंगे डील से हुई कमाई का पैसा कांग्रेस पार्टी को दिया गया। राठौड़ ने किसी का नाम लिए बिना कहा कि उन्होंने 2019 में 9,000 बीघा जमीन फतेहपुर में दी, 2020 में अलग अलग हिस्सों में 25,000 बीघा जमीन दी गई। जैसलमेर जिले में 400 बीघा, मोहनगढ़ में 38,000 बीघा, 13,000 बीघा फतेहपुर में दिया गया। 75,000 बीघा जमीन देने का प्रस्ताव कैबिनेट के सामने लंबित है। आपको बता दें, देश के बड़े उद्योगपति गौतम अडानी की कंपनियों को लेकर आई हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद कांग्रेस भाजपा की केंद्र सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस का आरोप है कि मोदी सरकार के नियमों की अनदेखी करते हुए गौतम अडानी को पोर्ट, एयरपोर्ट, कोयला, बिजली जैसे क्षेत्रों में पैसा कमाने का मौका दिया गया। और वहीं भाजपा आरोपों को खारिज करते हुए गहलोत सरकार पर सवाल खड़े कर रही है। हाल ही में राजस्थान सरकार ने अडानी के साथ कई MOU साइन किए हैं। तो अब कांग्रेस की पोल खुलने के बाद कांग्रेस की किरकिरी हो रही है। बीजेपी को घेरने के चक्कर में कांग्रेस पार्टी खत्म होने की कगार पर है। महाराष्ट्र जहां माया नगरी है और ऐसे राज्य को फिर एक स्थिर सरकार मिल गई है और एक सुलझा हुआ मुख्यमंत्री जिसका नाम है एकनाथ शिंदे। जब एकनाथ शिंदे ने शिवसेना का दामन छोड़कर बीजेपी के साथ हाथ से हाथ मिलाया था, तब से ही शिवसेना के चहीते नेता संजय राउत को मानो जैसे मिर्ची लग गई है और आए दिन बीजेपी और सीएम एकनाथ शिंदे पर ऊल जलूल बयानबाजी करते हुए वो नजर आते हैं। सत्ता खोने की तकलीफ संजय राउत को काफी हो रही है। माना जाता है कि संजय राउत की वजह से ही बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन टूटा था। राउत ने सोचा था कि बीजेपी के बिना वो सत्ता ही मिलाई खाएंगे, लेकिन ये दाव राउत पर ही भारी पड़ गया और वो जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए। ऐसे में अब संजय राउत बीजेपी से तिलमिलाए रहते हैं और अपने विचारधारा की पोटली समुद्र में बहाकर कांग्रेस की गोद में जाकर बैठ गए हैं। आपको बता दें, ठाकरे गुट के प्रवक्ता और सांसद संजय राउत ने एक बार फिर शिंदे फडणवीस सरकार पर एक बार फिर निशाना साधा और उन्होंने दावा किया कि राज्य सरकार में एक गोल्डन गैंग सक्रिय हो गया है। संजय राउत के मुताबिक ये गैंग विभिन्न मंत्रियों के बंगले और मंत्रालय के अंदर और बाहर देखे जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं धीरे धीरे इस गैंग का खुलासा करूंगा, लेकिन साथ ही उन्होंने पत्रकारों से भी आह्वान किया है कि वो इस गैंग का पता लगाएं। संजय राउत ने कहा कि यह दुर्भाग्य की बात है कि एकनाथ शिंदे को सरकार के अंदर कोई मुख्यमंत्री नहीं मानता। शिंदे का नाम देश के टॉप 10 मुख्यमंत्री में शामिल नहीं है। उन्होंने कहा कि अघाड़ी सरकार के दौरान उद्धव ठाकरे देश के अंदर टॉप 5 सीएम में शामिल थे और वो धीरे धीरे नंबर 1 पोजीशन की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन एक साजिश के तहत हमारी सरकार को गिरा दिया गया। राउत ने कहा कि ये सब दिल्ली के इशारे पर हुआ। सुप्रीम कोर्ट में शिंदे गुट के 16 विधायकों की अयोग्यता मामले पर सुनवाई होने वाली है। वहीं केंद्रीय चुनाव आयोग भी शिवसेना के चुनाव चिन्ह धनुष बाण पर फैसला सुनाने वाली है। तो हम समझ सकते हैं राउत जी कि आपकी परेशानी क्या है। आप विपक्ष में बैठी कांग्रेस का साथ क्यों दे रहे हैं? आप कांग्रेस की भारत जोड़ो जैसी यात्रा का समर्थन कर रहे हैं। तो राउत जी, जनता मूर्ख नहीं है, जनता को सब समझ में आता है क्योंकि ये पब्लिक है और ये सब जानती है। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।